हे एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। यार आई होप लास्ट वीडियो में जो हमने 11th क्लास के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अब आई होप आप तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए, क्योंकि आज से हम अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटेंसी जो है ना वो आपके लिए एक पूरी तरह से नया सब्जेक्ट है और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसको लेवल 0 से स्टार्ट किया जाए और यही रीज़न है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है। देखते हैं इस सिलेबस इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, ये चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पार्ट ए में कवर होता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि यार अकाउंटिंग होती क्या है, इसकी मीनिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखो, अकाउंटिंग ना टोटल 7 स्टेप्स की एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और ये सीक्वेंस में चलती है। एक स्टेप के खत्म होने के बाद ही दूसरी स्टेप स्टार्ट होती है। फिर हम समझेंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है एक बिजनेस में। एक अकाउंटिंग करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को क्या-क्या एडवांटेज हो सकते हैं और अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग के स्कोप में कवर नहीं होती हैं और वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन बन जाती है। ये भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं। देखो, टोटल 3 अकाउंटिंग ब्रांचेस होती हैं, उसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है जिसका नाम है फाइनेंशियल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बाकी की जो 2 ब्रांचेस हैं उनकी हम डेफिनेशन समझेंगे। ये समझेंगे कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, लेकिन बाकी हम और कुछ नहीं जानेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आपकी हायर स्टडीज में कवर होगा जब आप सीए, सीएमए या ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। देखो, आपने भी, मुझे भी कई बार ये सुना होगा कि मैं कई बार अकाउंटिंग वर्ड का यूज करता हूँ और कई बार अकाउंटेंसी वर्ड का यूज करता हूँ। तीनों चीजें अलग अलग हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अकाउंटेंसी एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें अकाउंटिंग आती है और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आती है। हम इनकी डेफिनेशन, तीनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब समझेंगे। फिर लास्ट में हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग करने से क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कौन कौन से यूजर्स के काम आती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ये सब हम समझेंगे। ये चैप्टर जो है ना वो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और आज के पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स पे टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना वो अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी के टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में वो बड़ी आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। और ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं ये आधे से ज्यादा टॉपिक्स ऊपर वाले 2 टॉपिक्स से ही डिराइव होके आ रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स को समझने की और कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं बुकिश लैंग्वेज पे जाने से पहले आपको एक फनी एग्जांपल के थ्रू बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। हम एक्चुअली में इस स्टेप को, इस टॉपिक को पहले समझेंगे और इसके बाद ये वाला टॉपिक समझेंगे, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंटिंग होती है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन बड़े आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ जब बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने एक दोस्तों वाला एग्जाम्पल लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी सा एग्जाम्पल है। और फिर हम इन्हीं फनी एग्जाम्पल को रियल अकाउंटिंग एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल चार दोस्त हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यार साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे और पार्टी करेंगे। उस पार्टी वाले दिन और उस मैच वाले दिन क्या क्या होता है वो मैं आपको, चारों ही जने कुछ ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए और खेलने के लिए लेके आते। ठीक है, उसके खर्चे नीचे लिखे हैं।
कोई मैगी लेके आया है, कोक लेके आया है, कार्ब्स लेके आया है। दूसरा दोस्त दीपक जो है वो पिज्जा, रेड बुल और ऊनो लेके आया है। मनीष जो है वो बर्गर खाने के लिए, जूस पीने के लिए और बिजनेस खेलने के लिए लेके आया है। सुनील भी कुछ ना कुछ लेके आया है, हालांकि यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखे हुए क्योंकि वो भूल गया है कि उसने टोटल कितना कितना खर्चा किया था तीनों आइटम्स पे। वो नेक्स्ट स्टेप में सुनील फॉरगॉट कि उसने टोटल मिला के इन चीजों को खरीदने में कितना खर्चा किया था, बट एक एस्टिमेटेड अमाउंट है 1200 रुपए का। अब मैंने ये केस अलग से क्यों लिया है वो मैं उसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल ये है कि उसको एक एस्टिमेटेड अमाउंट पता है 1200 रुपए का, जो उसने तीनों आइटम्स में मिला के खर्चा किया। एक अलग इंफॉर्मेशन है कि मैगी बहुत टेस्टी बनी, सबको बहुत पसंद आई। एक और इंफॉर्मेशन है कि दीपक ने मैच की टेंशन के चलते 250 रुपए का एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर कर दिया। एक और इंफॉर्मेशन कि कोहली के आउट होते ही सुनील इमोशनल होके रोने लग गया। एक और इंफॉर्मेशन कि पिज्जा का लास्ट स्लाइस बचा था और उसके ऊपर चारों दोस्त में छोटी सी हेल्दी लड़ाई हो गई। एक और इंफॉर्मेशन, दीपक जो है वो लूडो में हार गया और उसकी वजह से उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। लास्ट इंफॉर्मेशन, इंडिया मैच जीत गई और इसकी खुशी में ऋषभ ने 700 रुपए की डेजर्ट ऑर्डर की। ये सारी चीजें उस दिन हुई। आपके इन इन चारों ही दोस्तों के पेरेंट्स ने मिस्टर हिसाब किताब नाम के एक अकाउंटेंट को लगाया और ये बोला कि हमें इस पूरे दिन की जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन दो, अकाउंटिंग करके दो, और ये बताओ कि पर हेड कितना खर्चा हुआ और कौन किसको कितना पैसा देगा फाइनली सब कुछ सेटल करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि मिस्टर हिसाब किताब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किन किन चीजों की अकाउंटिंग होगी, कैसे अकाउंटिंग होगी, उसके बाद वो पेरेंट्स को क्या रिपोर्ट बना के देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज हाउ अकाउंटिंग प्रोसेस विल बी अप्लाइड बाय मिस्टर हिसाब किताब। सबसे पहली स्टेप, 7 स्टेप्स जो मैंने आपको बताई थी उसमें से सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। किस चीज का आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब देखो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, और अगर मैं अब अभी आपसे पूछता हूं, आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, कौन से ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड। और उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि हम यानी कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं, इसमें ये वाली टेबल जो है वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की है। सब ने कुछ ना कुछ खरीदा है, पैसा गया है, चीजें हमारे पास आई हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। सुनील ने भले ही नहीं बताया कि उसने एग्जैक्ट अमाउंट कितना पे किया है, लेकिन उसने एक एस्टिमेट तो बताया ही है, इसलिए ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये रिकॉर्ड होगा। मैगी जो है वो टेस्टी बनी, क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है और अकाउंटिंग नंबर्स में बात करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं करता, इसलिए ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर है। दीपक ने एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर करी 250 रुपए, ये वाला ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के स्कोप में कवर होगा क्योंकि इसमें पैसा गया है, चीज आई है, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सुनील रोया कोहली के आउट होने के बाद, ये इमोशनल इवेंट है या इमोशनल ट्रांजैक्शन है, ये भी अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर होता है। फ्रेंडशिप was temporarily suspended after over last pizza slice। थोड़ी सी छोटी मोटी हेल्दी लड़ाई हुई दोस्तों के बीच में, ये भी इमोशनल या बिहेवियरल इवेंट है, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये भी अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन से ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग के स्कोप में हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल हैं, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम आगे लेके जाएंगे अपनी अकाउंटिंग में। दीपक ने सबसे बात करना बंद कर दिया लूडो में हारने के बाद, और ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इमोशनल ट्रांजैक्शन है, इमोशनल इवेंट है। और फिर ऋषभ ने इंडिया के जीतने के बाद डेजर्ट ऑर्डर करी, 700 रुपीज की डेजर्ट हमारे पास आई, पैसा हमारे पास से गया, अगेन ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाता, तो ये वाला भी अकाउंटिंग के स्कोप में आएगा। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड नहीं होता है,
इमोशनल इवेंट्स और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या थी? मैगी वाली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन थी। और इमोशनल इवेंट्स कौन कौन से थे? सुनील रोया, ये इमोशनल इवेंट था। फ्रेंडशिप में लड़ाई हुई, ये इमोशनल इवेंट था। दीपक ने सबसे बात करना बंद कर दिया, ये इमोशनल। ये सब अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर हैं। इमोशनल इवेंट्स और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड। ऑलराइट, टैगलाइन इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मनी नॉट इमोशंस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसीलिए क्या क्या रिकॉर्ड होगा, क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, पूरी टेबल रिकॉर्ड होगी, इसलिए मैंने यहां पे सब जगह यस लिखा हुआ है। मैगी नो, सुनील क्राइड नो, फ्रेंडशिप टेम्पररी सस्पेंडेड नो, दीपक स्टॉप टॉकिंग नो, क्योंकि ये सब या तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है या इमोशनल इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स हैं। इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। जहां पे पैसा आया है, जहां पे पैसा गया है, कुछ चीज आई है, कुछ चीज गई है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बन जाता है। आई होप ये वाली स्टेप क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अच्छा, मेजरमेंट पे जाने से पहले मैंने सुनील वाला केस थोड़ा डिफरेंट क्यों रखा है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना ही कि अकाउंटिंग के लिए बेस्ट है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर एक्यूरेट नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर देते हैं। बट इसका क्या रिलेवेंस है वो आगे के टॉपिक्स में कवर। अब हम चलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ट्रांजेक्शन को कि कौन कौन से रिकॉर्ड होने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड नहीं होने, लेकिन अब हम उनका मेजरमेंट करेंगे कि सबके अगेंस्ट में हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए कि इतना रिकॉर्ड करना है। अब इस वाले एग्जाम्पल में तो सभी के अगेंस्ट में हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है। सुनील के केस में नहीं था, बट उसने भी एस्टिमेट तो दे दिया, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। पर एग्जाम मैं इस एग्जाम्पल के अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो आपको कोई बोलता है कि यार मैंने एक कार खरीदी है। अब कार तो यार 3-4 लाख रुपए से स्टार्ट होके करोड़ तक जाती है, तो क्या आप उसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे? मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। कार का खरीदना एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो वो इस वाले स्टेप्स को तो क्रॉस कर लेगा, लेकिन इस वाले स्टेप में वो अटक जाएगा क्योंकि मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बॉस। आप बताओ कि आपने कितने रुपए की कार खरीदी है। आप चलो मुझे ब्रांड और मॉडल बता दो, एग्जैक्ट अमाउंट अगर नहीं भी बताओगे तो भी एक बेस्ट एस्टिमेशन लेके मैं एटलीस्ट उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा। बिना उसके मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, किसी ने बोला कि घर खरीद लो। अब आप घर तो कितने का भी हो सकता है यार, आप गांव में जाएंगे तो 10 लाख रुपए से घर मिल जाएगा, और वही चीज अगर आप शहर में लेने जाओगे तो इट कैन गो अप टू करोड्स। तो इतना ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेजरेबल होगा तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है। दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं? ओनली मेजरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। एक ही स्टेप में बात, एक ही पॉइंट में पूरा स्टेप क्लियर। इफ इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, उसका मनी में मेजर होना जरूरी है, और उसका एक या तो एक्यूरेट या फिर एक बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल होना चाहिए। ये हुआ दूसरा स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, मेजरमेंट। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, यहां से हम रिकॉर्डिंग की बात स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे कि हर वो ट्रांजैक्शन जो ऊपर की दो कंडीशंस को फुलफिल करता है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? तो वो रिकॉर्डिंग सीक्वेंस में की जाती है। यहाँ पे तो चलो सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक ही दिन में हुए, लेकिन एक बिजनेस है जिसमें हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनको डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मिल सके। अगर 2-3 महीने बाद भी आपको किसी ट्रांजैक्शन को देखना हो तो आप सीक्वेंस में जाके उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए सीक्वेंस में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग स्टेप है वो है जर्नल एंट्री, जिसका आपके सिलेबस में एक कंप्लीट चैप्टर अवेलेबल है। इफ यू रिमेंबर, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था 44 मार्क्स का आपके सिलेबस में, उसका सबसे पहला चैप्टर ही जर्नल एंट्रीज का है। वहां पे हम सीखेंगे। ये भी एक ही स्टेप की चीज, ये भी एक ही पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। गुड अकाउंटिंग जो है ना वो बिगिन होती है प्रॉपर रिकॉर्डिंग से। आपने आइडेंटिफाई कर लिया
मेजर कर लिया, उसके बाद आप जो ट्रांजैक्शन दोनों कंडीशंस को या स्टेप्स को फुलफिल करता है वो आगे आएगा रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल एंट्री में, सीक्वेंस वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना उनको आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि सर मैगी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब फूड है, आपने इसको फूड में क्लासिफाई कर दिया या फूड में ग्रुप कर दिया। सेकेंड लाइन जो है वो इसमें कोक, रेड बुल, जूस, कोकोनट वाटर, ये सब ड्रिंक्स हैं। फिर कार्ड्स, ऊनो, बिजनेस, लूडो, ये सब गेम्स हैं। नीचे सुनील वाला हमने ऊपर कवर कर लिया है। 250 रुपीज का जो पिज्जा है ये भी फूड की कैटेगरी में कवर हो जाए। 700 रुपीज का जो डेजर्ट मंगवाया है ये भी फूड के ग्रुप में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। आप पूछेंगे कि सर ग्रुपिंग या क्लासिफाई हम करते क्यों हैं? आप खुद इमेजिन करो, आपको एक बिजनेस के 100 ट्रांजैक्शंस मान लीजिए दे दिए जाए, क्या आप उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? डिफिकल्ट होगा, भले ही निकाल भी ले बट डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको ये बता दिया जाए यार इस इन 100 ट्रांजैक्शंस में से 50 ट्रांजैक्शंस हमारे सेल्स के हैं, 20 ट्रांजैक्शंस परचेज के हैं, 30 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के। तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि एक बिजनेस है उसमें 50 ट्रांजैक्शंस, मतलब ग्रुपिंग करने के बाद आप क्लियरली ये बता पाएंगे कि इतने ट्रांजैक्शन सेल्स के हैं, इतना अमाउंट इसका है, परचेज के इतने ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट इतना है, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांजैक्शन इतने हुए हैं उसका अमाउंट इतना है। अमाउंट बाद में आता है, लेकिन पहले सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि इस स्टेप में कवर होता है। सिमिलर एक्सपेंस वर ग्रुप टुगेदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 100 को समझना मुश्किल था, लेकिन इन 3 ग्रुप्स को समझना आसान हो गया। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में मैगी, पिज्जा, बर्गर, चीज फूड में क्लासिफाई हो गए, कोक, रेड बुल, जूस ड्रिंक्स में क्लासिफाई हो गए, कार्ड्स, ऊनो, बिजनेस, लूडो ये हमारे गेम्स में क्लासिफाई हो गए। सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, जैसे ये वाला केस मैंने आपको बताया। एंड क्रिएट्स क्लैरिटी, आपको पता लग जाएगा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि यार अलग अलग चीजों पे कितना कितना खर्चा हुआ है, आपको ये पता लग जाएगा कि यार फूड में मेरा कितना खर्चा हुआ। और उस खर्चे को पता करने के लिए पहला जरूरी स्टेप है कि हम उसको क्लासिफाई करें। फिर बात आती है समराइजिंग, द फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। हमने क्लासिफाई कर दिए हैं, अब समराइज करने के लिए हम उन ट्रांजैक्शंस का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर क्लासिफिकेशंस ग्रुप वाइज टोटल, फूड पे इतना खर्चा हुआ, ड्रिंक्स पे इतना खर्चा हुआ, गेम्स पे इतना खर्चा हुआ, एंड इंडिविजुअल स्पेंडिंग, इंडिविजुअल मतलब ऋषभ ने टोटल इतना खर्चा करा, दीपक ने टोटल इतना खर्चा करा, मनीष ने टोटल इतना खर्चा करा, सुनील ने टोटल इतना खर्चा करा, ये कैलकुलेट किया जाता है। ये क्या होगा? ग्रुप वाइज टोटल की जो हम बात कर रहे थे, फूड टोटल 2850 का, ड्रिंक्स टोटल 800 की, गेम्स 800 का, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लाइक ऋषभ ने टोटल 1000 रुपए खर्चा किया, दीपक ने 1850, मनीष ने 1600, सुनील ने 1200। ये कैलकुलेट करना इज कॉल्ड समराइजिंग। ग्रुप हो गए, एक तो हमने कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस हो गया फूड, ड्रिंक्स एंड गेम्स, और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया कि ऋषभ ने टोटल इतना करा, दीपक ने टोटल इतना करा, मनीष ने टोटल इतना करा और सुनील ने टोटल इतना। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, दैट इज फिफ्थ स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और ये क्यों किया जाता है? बिकॉज दिस हेल्प इन नोइंग हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द पार्टी, राइट, इस पर्टिकुलर केस में। अदरवाइज हमें ये जानने में हेल्प होती है, अब ये 50 सेल्स के ट्रांजेक्शन के साथ आपको अमाउंट भी दिया गया कि 50 में हम 50 ट्रांजेक्शन जो है वो टोटल सेल्स के, वो टोटल 5 लाख रुपए के हैं। आपने यानी कि सेल्स जो है वो 5 लाख रुपए की करिए, ये जो 20 ट्रांजेक्शन है वो टोटल 4 लाख रुपए के हैं, यानी आपने परचेज जो है वो 4 लाख रुपए की की। यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है एक बिजनेस में, ताकि हम ये पता कर सके कि टोटल सेल्स इतनी है, टोटल परचेज इतनी है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन इतना है। उससे हम फिर निकालते हैं अपनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो कि 6th स्टेप में आती है। बट टैगलाइन इज समरीज कन्वर्ट डेटा इनटू अंडरस्टैंडिंग। 100 ट्रांजैक्शन से 3 ग्रुप्स बनाना, उन 3 ग्रुप्स का टोटल निकालना, आपको आसान लगेगा
इन 100 ट्रांजैक्शंस को अलग अलग देखने के कंपैरिजन। आई होप दैट हेल्प्स। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हमने एक बार समराइज कर लिया डेटा को, समराइज करने के बाद हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे, और हमारे इस केस में क्या एनालिसिस होगा कि हमारा पर हेड एक्सपेंस कितना था। सबने अलग अलग किया है, राइट? किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 1,800 रुपए, किसी ने 1,600 रुपए, किसी ने 1,200 रुपए, लेकिन टोटल एक्सपेंस कितना हुआ और उससे डिवाइडेड बाई 4 करके हमारा पर हेड एक्सपेंस कितना निकलता है। और वो पर हेड एक्सपेंस निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हु विल पे हाउ मच टू हुम, क्योंकि किसी ने कम खर्चा किया, किसी ने ज्यादा किया है। अगर हमें इक्वल डिवाइड करना है तो जिसने कम खर्चा किया है चीजों को खरीदने में, वो बाद में ज्यादा पैसा खर्च करने वाले को पैसा दे देगा, सो दैट एट द एंड सबके पास इक्वल खर्चा पहुंचे। ऑल्सो एनालिसिस किस तरीके के हो सकते हैं? पेरेंट्स ने जब हिसाब किताब को अपॉइंट किया था एज एन अकाउंटेंट, उन्होंने बोला था कि हमें ये बताना कि सबसे ज्यादा खर्चा बच्चों ने किस पे किया है। तो इस तरह का एनालिसिस भी हो सकता है। पेरेंट्स बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा किन किन चीजों पे हुआ है, वो भी हमें निकाल के बताना। ये सब चीजें अकाउंटिंग से मिल जाती हैं। ये सब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के स्टेप्स का पार्ट। यहां तक हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ एक स्टेप बचता है, दैट इज स्टेप 7 ऑफ अकाउंटिंग। बट इसकी जो टैगलाइन है वो ये है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टेल्स द रियल स्टोरी। यहां से बच्चों की पोल खुलेगी, इन चारों दोस्तों की पोल खुलेगी कि भाई साहब आपने कितना कितना खर्चा किया है, कितना कितना एक्स्ट्रा खर्चा करा है, कितना कितना इमोशनल होके खर्चा किया है। और 7th स्टेप में ये पूरी रिपोर्ट इन चारों दोस्तों के पेरेंट्स तक पहुंचाई जाएगी। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन was communicated in a simple and understandable manner. That is the final aim, main aim और target और purpose of accounting, कि हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलेवेंट यूजर्स तक पहुंचाएं। और इस केस में यूजर्स पेरेंट्स हैं। उनको बोला गया, उनके पास जब रिपोर्ट पहुंची तो रिपोर्ट में मिस्टर हिसाब किताब ने ये हाईलाइट किया कि दीपक ने 250 रुपए की एक्स्ट्रा चीज मंगवा ली थी, और वो इसलिए क्योंकि मैच का टेंशन हाई था। तो पेरेंट्स ने उनको बोला कि इट शुड बी कंट्रोल्ड, स्ट्रेस बेस्ड चीज परचेज नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर मैचेस में। पर ये क्या हुआ? ये डिसीजन हुआ। अब आप पूछेंगे कि कम्युनिकेट किया यूजर्स को, पेरेंट्स ने क्या लिया? पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि एवरीथिंग वाज गुड, बस इसको कंट्रोल करना है आगे से। हम अकाउंटिंग का पर्पज ये है कि हम अकाउंटिंग करके जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचाएं, और वो यूजर्स टाइमली और राइट डिसीजन ले सके। अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही है। तो आई होप ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपको इस फनी एग्जाम्पल में समझ में आई होगी। अब मजाक की बात बहुत हो गई, अब हम चलते हैं अपनी बुकिश लैंग्वेज की तरफ। पर मजाक की बात नहीं थी, एक्चुअली ये एग्जाम्पल आपको अब बुकिश लैंग्वेज को समझने में बहुत हेल्प करेगा। आप इस फनी एग्जाम्पल्स के जो हमने केसेस लिए थे, ट्रांजेक्शन्स लिए थे, आप उनको रिलेट कर पाएंगे अपने बुकिश मतलब रियल अकाउंटिंग एग्जाम्पल से बेसिकली, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग के चैप्टर में जो हमने स्टेप्स कवर करने हैं वो रिलेटेड टू दिस ओनली। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है ये? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो हमने बात करी 7 स्टेप्स की प्रोसेस है। क्या भाई चल के मिला, यहां लिख देता हूं, 7 स्टेप्स की प्रोसेस है, which starts from identification of financial transaction, right, to communication of information to relevant user, जो कि पेरेंट्स थे उस वाले केस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हमने रिकॉर्ड किया था। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, जो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है और कम्युनिकेशन पे खत्म हो जाती है। अब हम डिटेल में समझते हैं एक एक स्टेप को बुकिश लैंग्वेज में, और आप बहुत आसानी से उसको रिलेट कर पाएंगे अपने एग्जाम्पल से। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट। अकाउंटिंग बिगिंस विद आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। अगेन इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर रखा है बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हमें सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है।
only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms. ये इमोशनल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इमोशनल ट्रांजैक्शंस, बिहेवियरल इवेंट्स, ये सब अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर हैं. अकाउंटिंग डज नॉट कवर दैट. नॉन मॉनेटरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग वाले, रियल अकाउंटिंग वाले एग्जाम्पल्स? परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स. पैसा, परचेज के केस में पैसा जाएगा, गुड्स आएगा. सेल्स के केस में पैसा आएगा, गुड्स जाएगा. तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. पेमेंट ऑफ रेंट, आप एक बिल्डिंग को या एक ऑफिस को यूज कर रहे हैं, उसके लिए लैंडलॉर्ड को आप रेंट पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कस्टमर फीडबैक. एग्जाम्पल लीजिए, आप एक अमेजोन पे एक मोबाइल परचेज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. आपके पास मोबाइल आया, पैसा गया. 3 महीने यूज करने के बाद आप उस मोबाइल का फीडबैक डालते हैं, रिव्यू डालते हैं अमेजोन पे. वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ना ही उसमें कुछ आपके पास आ रहा है, ना ही आपके पास से कुछ जा रहा है मॉनेटरी टर्म्स में. तो कस्टमर फीडबैक इज नॉट समथिंग विच इज कवर्ड बाय अकाउंटिंग. स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एक बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो अल्टीमेटली उस बिजनेस को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे, पर स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय मॉनेटरी टर्म्स में आप नहीं डिफाइन कर सकते. इट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इवेंट. इसलिए स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, याद कीजिए क्वालिटी ऑफ मैगी, इट वाज मेड डिलीशियस. लेकिन अगेन ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये कवर नहीं होती अकाउंटिंग में. दैट इज फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सेकेंड स्टेप, measurement of identified transaction. Identified transaction must be measured in terms of money. अगर उसका आपको अमाउंट नहीं पता, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट गो फर्दर टू थर्ड स्टेप. उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी आर नॉट रिकॉर्डेड. एग्जाम्पल्स अगेन, परचेज, आपने लैपटॉप परचेज किया, आपको पता है कि आपने कितने का लैपटॉप परचेज किया. आपने सैलरीज पे करी है एम्प्लॉयज को, आपको पता है कि कितने की आपको रिकॉर्डिंग करनी है. बट साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, आपके बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं 1 साल तक आपके सभी गाड़ियों की सर्विस करूंगा, कार सर्विस फॉर एग्जाम्पल. लेकिन इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं पता आपको एट द डेट ऑफ साइनिंग. आपको फिक्स अमाउंट नहीं पता. आप बोलते हैं कि मैं सर्विस करूंगा और उस टाइम पे गाड़ी की कंडीशंस के हिसाब से आपको अमाउंट बता दिया करूंगा. तो साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. वो तब होगा जब आप एक्चुअल में गाड़ियों की सर्विस करेंगे और उस टाइम पे आपको ये पता लगेगा कि इतनी गाड़ियों में इतनी खराबियां थी, सर्विस करने पर मैंने उसको रिपेयर किया है. वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना अमाउंट चार्ज करना है जिसकी गाड़ियों की आप सर्विस कर रहे हैं. तो तभी आप मेजर कर पाएंगे उस ट्रांजैक्शन को. तब तक के लिए ये नॉन मेजरेबल ट्रांजैक्शन, इसलिए रिकॉर्ड उस टाइम पे, साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे नहीं किया जा सकता. दैट इज द सेकंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. थर्ड है रिकॉर्डिंग. यहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है. जैसा कि मैंने बताया था, जनरल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग, इसलिए उसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं. रिकॉर्डिंग इज डन इन सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस में की जाती है, डेट वाइज की जाती है, ताकि इसको बाद में भी रेफर करना, बाद में ट्रैक करना आसान हो जाए. दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज जनरलाइजिंग. आप डायरी लिखते होंगे, कुछ लोगों को शौक होता है डायरी लिखने का, उसको भी जनरलाइजिंग कहते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग. कि आप सबसे पहली स्टेप पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जनरल एंट्री. ये जनरल एंट्री का आपका पूरा एक चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस वाले सेक्शन में. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर इन दिस. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. सो दैट वाज थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. क्लासिफिकेशन से क्या मतलब, हमने सब सीखा था ना अपने एग्जाम्पल में कि यार 50 ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास. 50 ट्रांजैक्शंस को समझना या उसको समराइज करना बहुत मुश्किल है. समराइज करने के लिए सबसे पहले हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा. एक बिजनेस में किसी भी तरह के कितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. सेल, परचेज, डेली एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी पेमेंट, इस तरीके से। तो हमें इनको क्लासिफाई करना होता है ग्रुप्स में। 50 में से मान लीजिए, जैसे ही हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, 30 ट्रांजैक्शंस हमारे सेल्स के हैं, 20 परचेज के हैं, तो इन 30 को आपने एक सेल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज डन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर ग्रुप्ड टुगेदर। दे आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स। ये क्या होते हैं? ये जर्नल एंट्री के बाद के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस में सबसे पहले जर्नल आता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए लेजर अकाउंट्स और सब्सिडरी बुक्स आती हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये है कि ये दोनों जगह, ये लेजर अकाउंट्स और सब्सिडरी बुक्स में हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, कि हमने बैलेंस मतलब टोटल ऑफ ईच अकाउंट, की सेल्स का कितना हुआ, परचेज हमारी टोटल कितनी हुई, इन सब का टोटल पता करने के लिए लेजर और सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है। पर यहां तक हम सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी हम टोटल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टोटल आएगा समराइजिंग स्टेप में, विच इज द 5th स्टेप ऑफ अकाउंट। समराइजेशन में हम क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। ये अगेन आपके अकाउंटिंग प्रोसेस वाले सेक्शन में जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, सब्सिडरी बुक्स एंड देन ट्रायल बैलेंस, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करेंगे। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि समराइजेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। अगर मैं आपको एक बिजनेस का ट्रायल बैलेंस दे दूं, आप क्लियरली ये पता कर सकते हैं कि यार इस बिजनेस में सेल्स कितने की हुई है, परचेज कितने की हुई है, इस बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना हुआ है, सैलरीज कितनी पे हुई है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ट्रायल बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसी भी एक बिजनेस का, कि उसमें आपको पूरे बिजनेस के समराइज्ड ट्रांजैक्शन, समराइज्ड डेटा मिल जाएगा उस बिजनेस का, इसलिए बहुत जरूरी है ये। एंड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, हम अपने 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और बैलेंस शीट आती है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, और बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। राइट? ये होता है समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा वाले स्टेप्स में। और लास्ट 6th स्टेप जो है हमारा, सेकंड लास्ट स्टेप, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एक बार हमने ये बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, अब हमें उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है। वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैं बता रहा था, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है बैलेंस शीट से। और ये हम ये इंफॉर्मेशन क्या करती हैं? ये करते हैं यूजर्स को मीनिंगफुल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। याद कीजिए पिछले एग्जाम्पल में हमने, हमारे पेरेंट्स यूजर थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि यार आगे से ये एक्स्ट्रा चीज वाला जो खर्चा है इसको कंट्रोल करना है, और वो होता है हमारी 7th स्टेप में, विच इज कम्युनिकेशन। यहां पे जो हमने रिजल्ट निकाला है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं रिलेवेंट यूजर्स को। वो रिलेवेंट यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन हो सकता है? वो ओनर्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। इनको अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजंस लेने के लिए उनको ये पता करना होता है कि मेरा बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस का डिसीजन लेते हैं ग्रो करवाने के लिए। इन्वेस्टर्स, कि मैं इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं, अगर कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है इस बिजनेस की, इसलिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं पैसा डालूंगा तो वो पैसा सेफ रहेगा, उसके डूबने के चांसेस कम है। ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को चाहिए होती है। क्रेडिटर्स और भी क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट ये पता करना चाहती है कि आपने अगर 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया है तो क्या वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बनता 2 लाख का था लेकिन आपने पे कम किया है। तो वो ये चेक करने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहती है। और अगेन अब इसका इंफॉर्मेशन का रिलेवेंस क्या है? इट शुड बी एक्यूरेट एंड टाइमली कम्युनिकेटेड,
जिससे कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके। ये है अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस, 7 स्टेप्स। मैंने बोला था ना, अगर हम पहले फनी वाले एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे तो ये स्टेप्स को समझना बुकिश लैंग्वेज में बहुत आसान हो जाएगा। अब समराइज करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, टोटल 7 स्टेप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस की नॉलेज के साथ अकाउंटिंग के मीनिंग को और उसकी डेफिनेशन को समझना विल बी वेरी क्विक एंड इजी। देखो, नेक्स्ट टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या होती है बॉस, हमें सब कुछ पता है, आपको अब पूरा ज्ञान मिल चुका है। अकाउंटिंग इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ठीक है जी, 7 स्टेप्स की प्रोसेस हमने पढ़ी है, बिल्कुल। क्या करती है ये प्रोसेस, ये एक बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा को हैंडल करती है। अब अगर मैं आपको पहले ये मीनिंग पढ़ाता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हैंडल करने से क्या मतलब। हैंडल करने से मतलब है कि ये सब आइडेंटिफाई करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये मेजर करती है उन ट्रांजैक्शंस को, उनको फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती है, क्लासिफाई करती है, ग्रुप करती है ट्रांजैक्शंस को, क्लासिफाई के बाद समराइज करती है जहां पे हमें उन ग्रुप्स का टोटल मिल जाता है, और एनालाइज करती है। और ये सब इतना सब कुछ किया क्यों जाता है, क्योंकि फाइनली मेन एम जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना है ऑफ टू डिफरेंट यूजर्स। दैट इज द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए ही अकाउंटिंग की जाती है। अब हम जो यूजफुल इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं वो क्या होती है सर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इंफॉर्मेशन अकाउंट डज अकाउंटिंग प्रोवाइड। अकाउंटिंग सबसे पहला ये बताती है कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर कितना लॉस खाया, यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। दूसरा जो है, डेटा बताती है फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, जिसमें कवर होते हैं कि हमारे पास बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की। दिस इज यूजिंग बैलेंस शीट। और इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो एंड कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में 11th में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए बनता है। और कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी 12th क्लास में कवर होते हैं, 11th में कवर नहीं होते। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बनता भी नहीं है एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सो ये हो गया व्हाट इज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट क्यों है साहब, ये आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग में हमें हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स लेने पड़ते हैं, एस्टिमेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए फिक्स्ड रूल्स के साथ साथ अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग जजमेंट, इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट कहते हैं। ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant या systematic manner and in terms of मनी मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, इसका मतलब ये है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस या तो वो कंप्लीटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर उनका पार्ट, उनका उनका एक पार्ट कम से कम फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब ये वर्ड्स को घुमाया हुआ है लैंग्वेज में, बट आप समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है साहब। इसको आइडेंटिफाई करना होता है हमें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, हम उसको फिर समराइज क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। देखो, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन मेरी तरह आपकी तरह तो है नहीं जो खुद बोल सकता है। उसको
अपनी स्टोरी बताने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अकाउंटिंग क्या बताता है कि यार ये मैं जो हूं, जो बिजनेस है जिसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इतना प्रॉफिट कमाया है या इतना लॉस खाया है, लास्ट ईयर ऐसा परफॉर्म कर रहा था, इस साल ऐसा परफॉर्म कर रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूं। अगर बिजनेस एक स्टोरी है, इफ बिजनेस इज अ स्टोरी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज जो कि स्टोरी बताता है इन नंबर्स, और कोई जरिया नहीं है और कोई तरीका नहीं है स्टोरी बताने का। अकाउंटिंग विल ओनली यूज नंबर्स, दैट्स इट। और ये जो स्टोरी बताता है वो क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है, ताकि वो डिफरेंट यूजर्स तक अपनी बात को सही तरीके से टाइमली पहुंचा सके। इसीलिए बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है अकाउंटिंग को, क्योंकि बिजनेस खुद बात नहीं कर सकता, इट नीड्स अकाउंटिंग टू टेल इट्स स्टोरी। दैट और ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, 1 मार्क्स में या 30 मार्क्स, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं कि अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन व्हाई, इस तरीके से करके। तो ये थे आज हमारे 2 टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझना आसान रहेगा अब, और हम क्विकली उसको कवर कर पाएंगे अपने पार्ट 2 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक द वीडियो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।